बेटा आखिरी लेक्चर में हमने देखा था मेंडल के बारे में कि मेंडल कौन था, उसने किस पादप के ऊपर कार्य किया, कौन कौन से लक्षण का उसने चयन किया, उन सारी बातों को हमने ध्यान से देखा था बेटा। फिर हमने ये भी देखा था कि मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि मेंडल जो है वो अपने प्रयोग में सफल क्यों हुआ। उसके बाद हमने देखा था बेटा कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुआ, उसके बावजूद भी वो फेमस क्यों नहीं हुआ। तो एनसीईआरटी की कुछ बातें हमने पढ़ी थी और उसके साथ साथ कुछ कारण मैंने आपको बताए थे। आज अपन देखेंगे बेटा मेंडल के प्रयोग के बारे में। तो आपको पता है बेटा मेंडल ने दो ही प्रयोग किए। मेंडल ने जो है वो दो ही प्रयोग किए बेटा। कौन कौन से प्रयोग किए? तो बेटा मेंडल ने एक तो एक जीन को लेकर के प्रयोग किया और दूसरा दो जीन, यानी एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया कि किस प्रकार से वो जनक से संतति के अंदर स्थानांतरित होता है, और दूसरा दो लक्षण कैसे जनक से संतान के अंदर स्थानांतरित होते हैं उसको लेकर प्रयोग किया। तो आज अपन वन बाय वन दोनों को देखेंगे बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला एकल संकर, एक जीन वंशागति का जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है पहला प्रयोग, ठीक है। पहला जो प्रयोग है बेटा हमारा वो है एक जीन वंशागति प्रयोग। एक जीन वंशागति बेटा, एक जीन की वंशागति के अध्ययन के लिए उसने जो प्रयोग किया उस प्रयोग को हम बोलते हैं क्या? एकल संकर। क्या बोलते हैं? एकल संकर, ठीक है, एकल संकर बोलते हैं। तो आइए समझते हैं एकल संकर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, एकल संकर, पहले तो हम परिभाषा देखते हैं फिर उसके बाद इसको समझेंगे। इसको इंग्लिश में बेटा हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसकी क्या परिभाषा निकल के आती है बेटा? दो ऐसे पादप में संकर करवाना जिनमें केवल एक लक्षण भिन्न हो, या मैं ऐसा बोल लूं जिनमें एक लक्षण के विपरीत ट्रेड पाए जाएं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए बेटा, ये एक पादप है, ये पादप जो है बेटा वो लंबा है, मान लीजिए टॉल है, मैं इंग्लिश शब्द यूज करूंगा, और ये पादप जो है बेटा ये बौना है जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फ। तो बेटा एक टॉल है और एक डॉर्फ है, ठीक है, एक टॉल है और एक क्या है बेटा? ड्वार्फ है। एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो बाकी के जो 6 लक्षण हैं वो दोनों में सेम है। जैसे मान लीजिए इसका बीज भी राउंड है, इसका भी राउंड है, इसका बीज का कलर भी येलो है, इसका भी येलो है, इसकी जो फली है उसका रंग भी ग्रीन है और इसका भी ग्रीन है। तो दो ऐसे पादप के बीच में क्रॉस करवाना जिनमें सिर्फ एक लक्षण अलग हो, या एक ट्रेड जो एक लक्षण के जो ट्रेड है वो विपरीत हो। जैसे लंबाई, लक्षण तो एक ही है लेकिन देखिए ट्रेड दोनों के अलग अलग है, एक टॉल है और एक डॉर्फ है। तो ऐसे क्रॉस को, ऐसे संकर को हम क्या बोलते हैं? एकल संकर। लेकिन बेटा मान लीजिए इसका बीज जो है वो गोल होता और इसका बीज जो है ऐसे झुर्रीदार होता, तब हम बोलते हैं दो लक्षण दोनों में अलग अलग है, तो फिर इसको क्या बोल देते? इसको बेटा द्विसंकर बोल देते। ऐसे 3 लक्षण अलग होते तो त्रिसंकर, ऐसे बहुत सारे लक्षण जो है वो अलग होते तो बहुसंकर, ठीक है। तो परिभाषा आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो एकल संकर क्या होता है? दो ऐसे पादप के बीच में क्रॉसिंग करवाना जिनमें सिर्फ एक लक्षण का अंतर हो उसे एकल संकर बोलते हैं, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया, ध्यान से समझिए बेटा। मेंडल ने बेटा एक पादप लिया, एक सेकेंड, मेंडल ने क्या किया बेटा? एक पादप लिया, मान लीजिए ये पादप है ना, अरे रे
मान लीजिए बेटा मेंडल ने ये वाला पादप लिया, ये पादप जो था ये लंबा था, ठीक है, मान लीजिए ये पादप ऐसे टॉल था। ये जो पादप टॉल था बेटा, इसके यहां पर पुष्प आया होगा, मान लीजिए कहीं पे भी यहां पर आ गया ना, ठीक है, और इस पुष्प का उसने कौन सा भाग सेलेक्ट किया, मान लीजिए नर वाला, और दूसरा जो पादप उसने लिया बेटा वो मान लीजिए बोना था, और इस बोने वाले पादप में से जो पार्ट उसने सेलेक्ट किया वो कौन सी थी बेटा, मादा थी। तो नर और मादा के बीच में उसने संकर करवाया, संकर करवाएगा तो उसको बीज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे सर। उन बीजों को उसने जमीन पे ग्रो करवाया, ठीक है। अब कैसे करवाया, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो भाई हम बोलते हैं संकर कैसे करवाते हैं, मैं इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप संकर को जाके अच्छे से समझ ले, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ जल्दबाजी में बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि सबसे पहले तो हम जनक का चयन करते हैं। जनक का चयन करने के बाद जो मादा भाग हमने सेलेक्ट किया है उसके पुष्प में अगर नर भाग भी है और मादा भाग भी है तो इस नर भाग को हमें हटाना पड़ेगा बेटा, और नर भाग को हटाने को ही हम क्या बोलते हैं सर, विपुंसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं। तो यहां हमें विपुंसन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात, हाँ सर क्लियर है। तो सबसे पहले नर और मादा भाग को सेलेक्ट किया होगा मेंडल ने, उसके बाद बेटा जो मादा भाग होगा उस मादा भाग के पुष्प में नर और मादा दोनों होंगे, क्योंकि मटर जो होता है वो द्विलिंगी होता है, तो इससे नर भाग को हटाया होगा जिसे विपुंसन बोलते हैं, और उसके बाद इसके नर भाग से परागकण को यहां स्थानांतरित किया होगा और निषेचन हुआ होगा। निषेचन के बाद बीज बने होंगे, और बेटा उन बीजों को जब जमीन में ग्रो करवाया होगा तो पहली पीढ़ी यहां पर ग्रो होगी। तो पहली पीढ़ी में जब उसने पादप को देखा तो उसने नोटिस किया कि सारे के सारे पादप कैसे हैं, सारे के सारे पादप लंबे, यानी 100% उसे कैसे लंबे पादप दिखाई दिए, ठीक है। 100% उसे कैसे दिखाई दिए बेटा, पहली पीढ़ी में टॉल दिखाई दिए, ठीक है। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, उसे पता था कि ये टॉल जो है ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। तो पहली पीढ़ी में जब संकर करवाया तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा, तो उसे 100% टॉल दिखाई दिए, तो वो उसने अपने आप को समझा लिया कि भाई हाँ ऐसा इसलिए आ रहा होगा क्योंकि प्रभावी जो टॉल है वो प्रभावी लक्षण है, इसीलिए पहली पीढ़ी में वही अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। फिर उसने क्या किया, इसी टाइप के प्लांट, यानी जैसा ये है पहली पीढ़ी में जो प्लांट मिला, ऐसा एक और प्लांट लिया जो पहली पीढ़ी जैसा ही है सेम, और उन दोनों के बीच में संकर करवाया। बेटा ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। अब मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि बेटा एक लंबे पादप की संकर एक बोने पादप से करवाई तो क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर टॉल जो है वो प्रभावी लक्षण है तो सारे पादप टॉल आने चाहिए, तो वैसा आ भी रहा है, मेंडल ने भी यही सोचा था। लेकिन बेटा जब इस पहली पीढ़ी में जो टॉल आया है उसकी टॉल पादप के साथ संकर करवाई जाए तो क्या आने चाहिए, तो एक कॉमन आदमी तो यही सोचेगा ना कि सर सारे टॉल आने चाहिए। तो मेंडल ने भी शुरुआत में यही सोचा कि जब मैं इसकी संकर इसके साथ करवाऊंगा तो सारे पादप कैसे आने चाहिए, टॉल आने चाहिए, सारे कैसे आने चाहिए, टॉल आने चाहिए। लेकिन जब वो रिजल्ट देखता है बेटा F2 पीढ़ी का तो वो सरप्राइज हो जाता है। क्यों होता है सरप्राइज, क्योंकि जब उसने इनसे जो बीज मिले उनको ग्रो करवाया तो उसने नोटिस किया कि 75% बीज जो ग्रो हो रहे थे वो तो बेटा लंबे पादप बना रहे थे, यानी 75% जो पादप है वो टॉल थे, और बेटा 25% पादप जो है उसको वापस कैसे दिखाई दिए सर, 25% वापस उसको ड्वार्फ दिखाई दिए। ये कैसे, वो आश्चर्यचकित हो गया कि भाई यहां तो ड्वार्फ तो यहां है ही नहीं, फिर इनके बच्चे कैसे ड्वार्फ हो गए। तो उसने सोचा कि भाई मैंने कोई ना कोई गलती कर दी होगी, तो उसने वापस से एक्सपेरिमेंट को दोहराया दूसरे लक्षण के साथ। अब की बार उसने राउंड सीड वाला पादप और रिंकल्ड यानी गोलाकार और झुर्रीदार वाला गोलाकार बीज और झुर्रीदार बीज वाला पादप लिया, दोनों में संकर करवाई। तो पहली पीढ़ी में उसको सारे पादप
गोल बीज वाले मिले, ऐसा उसने सोचा भी। फिर उसी पादप की उसी पादप से संकर करवाई, जो गोल बीज वाले उसे मिले थे उसी की नर भाग की उसी टाइप के मादा भाग वाले से संकर करवाई। तो उसने सोचा कि F2 पीढ़ी में अब तो मुझे सारे गोल मिलने चाहिए, लेकिन रिजल्ट वापस उसको यही मिला, 75% गोल मिले और 25% डॉर्फ मिले। उसे फिर समझ में नहीं आया, तो उसने एक एक करके सारे जो लक्षण सेलेक्ट किए सब पे ये क्रॉस किया और सब पे उसको सेम रिजल्ट मिल रहा था। तो फिर उसने निष्कर्ष ये निकाला कि यहां पर जो है कोई न कोई बातें फॉलो हो रही होगी, कुछ न कुछ बातें यहां लागू हो रही होगी। और वो जो बातें उसने बताई एकल संकर के आधार पे, उसे उसने कॉन्सेप्ट नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? कॉन्सेप्ट। तो मेंडल ने मोनोहैबिट क्रॉस के आधार पे 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, और जब मेंडल ने इस कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया तो लोगों ने पढ़ा, उन्हें समझ में नहीं आया, तो वो फेमस नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही बेटा उसकी रीडिस्कवरी हुई, जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने इन 3 कॉन्सेप्ट को 2 लॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो मेंडल ने ये वाली बात जो समझाई कि पहली पीढ़ी में मुझे एक ही जनक के लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये बात उसने मेनली किसके आधार पे समझाई? तो बेटा मेनली ये समझाई प्रभाविता के नियम के आधार पे, प्रभाविता के नियम के आधार पे। और दूसरी पीढ़ी में उसे 25% बोने पादप क्यों मिल रहे हैं, इसको उसने समझाया बेटा पृथक्करण के नियम के आधार पे, ठीक है, नियम के आधार पर। अब कैसे समझाया, आइए हम समझते हैं। ये तो बेटा मेंडल ने कैसे काम किया होगा उसके आधार पर मैंने बता दिया। अब हम कैसे समझेंगे इस चीज को, तो आइए उसको समझते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेंडल जो था उसने हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से पादप का चयन किया? सर, उसने हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्योर पादप का चयन किया। तो प्योर पादप क्या होते हैं? जिसकी दोनों एलील जीन की ऐसी होती है। तो उसने जो लंबा पादप लिया होगा वो ऐसा वाला लंबा होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? टॉल बोल रहे हैं। और बोना पादप जो लिया होगा वो ऐसा होगा, तो ये क्या हो गया बेटा? ड्वार्फ हो गया। ठीक है, ये क्या है बेटा? सर ये जनक है। क्या है ये? जनक। इन दोनों के बीच में बेटा जब उसने क्रॉस करवाया तो उसको पहली पीढ़ी मिली, पहली F1 पीढ़ी, फीलियल 1 जनरेशन बोलते हैं। F1 पीढ़ी क्या होती है कि ये जनक है, इनके बीच में संकर हुआ, तो पहली बार जो बने उनको F1 पीढ़ी बोलेंगे। फिर उनका भी किसी के साथ संकर होगा, तो फिर अगली जो बनेगी उसे F2 पीढ़ी बोलेंगे। ऐसे F3, F4, F5 ऐसे कंटिन्यूअसली बनती रहती है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में उसको 100% टॉल मिले। क्यों मिले होंगे, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए बेटा, एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि एक जीन की जो दोनों एलील है, जब युग्मक का निर्माण होता है तो वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो कुछ युग्मक को तो ये वाली एलील मिलेगी और कुछ को ये वाली। तो इसका मतलब युग्मक 2 प्रकार के हुए, एक तो कैपिटल टी वाला और दूसरा कैपिटल टी वाला। सर 2 प्रकार के कैसे हुए? एक ही तो प्रकार है। तो ऐसे जो पादप होते हैं बेटा, उनसे एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन से? कैपिटल टी वाले। इसका मतलब सर इस पादप से एक ही युग्मक बना होगा, कैपिटल टी वाला, और इससे एक ही युग्मक बना होगा, कौन सा वाला? सर स्मॉल टी वाला। कौन सा वाला बना होगा बेटा? स्मॉल टी। अब आप बताओ, एक नर युग्मक ऐसा, मादा युग्मक ऐसा, दोनों में निषेचन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा कि नहीं आएगा? और बेटा ये कैपिटल टी स्मॉल टी दिखने में लंबा दिखाई दे रहा है, इसलिए बोल रहे हैं 100% पादप कैसे होंगे? टॉल होंगे। कैसे होंगे बेटा? टॉल होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? हाँ सर क्लियर है। फिर उसने क्या किया? इसी पादप के साथ स्वनिषेचन करवाया। तो इसको इंग्लिश में हम सेल्फिंग बोलते हैं बेटा, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्वनिषेचन। क्या बोलते हैं? स्वनिषेचन। तो इसका मतलब सर उसने कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाई। हाँ सर बिल्कुल। अब बेटा इस वाले, ये मान लीजिए नर पादप है और ये क्या है? मादा। तो नर में 2 तरह के युग्मक बनेंगे। कुछ युग्मक ऐसे होंगे जिनके पास ये वाला एलील होगा, कुछ ऐसे बनेंगे जिनके पास ये वाला एलील होगा। बेटा मादा से भी 2 युग्मक बनेंगे, कुछ ऐसे जिनके पास ये वाली एलील होगी और कुछ ऐसे जिनके पास ये वाली एलील होगी।
अब बेटा क्योंकि निषेचन जो है वो कैसे भी हो सकता है भाई, ये वाला नर युग्मक जो है बेटा वो इसके साथ फ्यूज कर सकता है, तब पादप ऐसा बनेगा। ये वाला नर युग्मक जो है वो इसके साथ फ्यूज कर सकता है, तब पादप ऐसा बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है बेटा कि ये वाला जो है वो इसके साथ फ्यूज कर जाए, जब पादप ऐसा बनेगा। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बनती है जिसमें बेटा स्मॉल टी फ्यूज कर जाए। ठीक है, आया है ना जी सर? अरे आया कि नहीं आया? आया सर। तो ध्यान से देखिए, इसी चीज को मैं यहां पर एक बॉक्स बना के समझाता हूं। बेटा इस बॉक्स में हम यहां पर मेल गैमेट लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे मेल गैमेट लिखोगे, आप फीमेल भी लिख सकते हो बेटा। यहाँ पे ये मेल गैमेट यहाँ लिख दिया, यहाँ फीमेल लिख दिया, उल्टा भी कर सकते हो, पर जनरली हम ऐसा करते हैं। बेटा मेल से कौन कौन से गैमेट बने? सर एक तो बना कैपिटल टी, एक बना स्मॉल टी। फीमेल से कौन कौन से बने? सर एक तो बना कैपिटल टी, एक बना स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी एलील वाले युग्मक का जब निषेचन होगा तो यहां जो युग्मक बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा। और दिखाई कैसा देगा सर? सर ये मुझे टॉल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? टॉल दिखाई देगा बेटा आपको। कैसा दिखाई देगा? सर ये मुझे टॉल दिखाई देगा। ये इससे फ्यूज करता है तो कैसा बनता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? सर ये मुझे ड्वार्फ दिखाई देगा। ये बेटा जब इससे फ्यूज करता है तो कैसा बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी कैसा दिखाई देगा आपको? सर ये मुझे ड्वार्फ दिखाई देगा। और ये इससे फ्यूज करता है तो कैसा बनेगा? सर ये बनेगा स्मॉल टी। इसको हम क्या बोलेंगे? अरे यार उल्टा बता दिया, सॉरी बेटा, सॉरी, यहां मैंने मिस्टेक कर दिया ना। अरे यार ये क्या हो गया? हाँ माफी चाहूंगा बेटा, माफी चाहूंगा। यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की बेटा? मैंने यहां पे बेटा ये टॉल दिखाई देगा, ये भी टॉल ही दिखाई देगा। मिस्टेक कर दी बेटा, है ना, सॉरी। ये बेटा टॉल दिखाई देगा, ये भी कैसा दिखाई देगा? टॉल। लेकिन ये वाला आपको कैसा दिखाई देगा बेटा? सर ये वाला मुझे ड्वार्फ दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से उसने अपनी एकल संकर को कंप्लीट किया। अब ध्यान से देखिए, एकल संकर में बेटा दो तरह के रेशियो आते हैं। एक तो आता है क्या? फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप क्या होता है बेटा? तो मैंने आपको बता रखा है, बाहर से देखने पे जो हमें दिखाई दे वो फिनोटाइप। ध्यान से देखिए बेटा, आपको कितने टाइप के प्लांट बाहर से देखने पे दिखाई दे रहे हैं? सब दो ही, एक तो टॉल और एक डॉर्फ। तो फिनोटाइप रेशियो जो आता है एकल संकर का, वो आता है टॉल और डॉर्फ के बीच में। कितना आता है? टॉल कितना है? 3 और डॉर्फ कितना है? 1। अब बेटा कुछ बच्चे जो यहां पर एक गलत फहमी कर बैठते हैं, वो क्या? वो ये समझ बैठते हैं कि जब इस पादप का संकर इससे करवाएंगे तो 4 ही बीज बनेंगे, 4 ही पादप बनेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, हजारों पादप बन सकते हैं, लेकिन इन चारों टाइप के ही होंगे। यानी उन हजारों पादप में से 75% जो होंगे बेटा वो कैसे होंगे? सर वो बोने होंगे। और 75% जो होंगे वो टॉल होंगे, और 25% जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा? वो बोने होंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ, ध्यान रखना बेटा, ये मत समझना कि 4 ही बीज बनेंगे। बीज तो खूब सारे बनेंगे, लेकिन वो इन्हीं 4 टाइप के होंगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है बेटा क्या? जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप के लिए आपको पता है हम क्या देखते हैं? सर जीन देखते हैं। और जीन आपको कितने टाइप की दिखाई दे रही है? सर 3 टाइप की। एक जिसमें दोनों एलील कैपिटल टी है, दूसरी जिसमें एक कैपिटल टी दूसरी स्मॉल टी है, और तीसरी जिसमें दोनों स्मॉल टी है। बेटा कैपिटल टी कितने हैं? सर 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? सर 2 है। तो 1:2 रेशियो, और स्मॉल टी कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो ये आ गया क्या बेटा? जीनोटाइप रेशियो। तो ध्यान रखिए, ये है फिनोटाइप रेशियो या जीनोटाइप रेशियो। बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि एकल संकर का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? 3:1। ध्यान रखना बेटा, 3 क्या है? टॉल है, और 1 क्या है? डॉर्फ। यानी टॉल 75% होंगे और डॉर्फ जो है वो 25% होंगे। ये 25 है ना। जीनोटाइप रेशियो बेटा
ध्यान रखना ऊपर क्या लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग अरेंज है, अगर ऊपर वाली चीजें चेंज होगी तो ये नीचे वाला रेशियो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इन जनरल हम बोलते हैं 1:2:1। ठीक है। अब सर मुझे ये समझाइए कि F1 पीढ़ी में कोई बोना करेक्टर नहीं था, फिर F2 पीढ़ी में ये बोना करेक्टर कैसे आ गया, मेंडल ने इस बात को कैसे जस्टिफाई किया? तो बेटा इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मेंडल ने क्या किया, दो नियम दिए। तो मेंडल ने एकल संकर के आधार पर दो नियम दिए बेटा, एकल संकर के आधार पे दो नियम दिए उसने। अरे एक सेकंड, एकल संकर के आधार पे उसने क्या किया बेटा, दो नियम दिए। एक नियम जो है उसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, जिसको इंग्लिश में हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी बोलते हैं। और दूसरा जो नियम दिया बेटा उसको बोलते हैं हम कौन सा, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ये उल्टा लिख दिया क्या, हाँ इसको सही कर लेना, ये ऐसा आएगा पृथक्करण का नियम, जिसको हम बेटा हिंदी इंग्लिश के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब सर इन लॉ से उसने कैसे समझाया इस बात को, तो हमें बताइए आप। तो ध्यान से सुनिए बेटा, पहला आता है हमारे पास कौन सा, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ध्यान से सुनिए। प्रभाविता के नियम के अनुसार तीन बातें बोली गई बेटा। पहली बात क्या कहती है कि कोई भी लक्षण या ऐसा मान लीजिए, चलिए कोई भी जगह कुछ और लिखते हैं, मैं बोल रहा हूं एक लक्षण जीव में जिसके द्वारा नियंत्रित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को इंग्लिश में फैक्टर, और आज की डेट में बेटा इसी कारक को हम जीन के नाम से जानते हैं, जीन कहते हैं। तो मेंडल ने ही सबसे पहली बार ये बताया था, किसके अंतर्गत, प्रभाविता के नियम के अंतर्गत। उसने कहा कि कोई भी एक लक्षण जो है वो जिसके द्वारा नियंत्रित होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। और आज की डेट में हम आराम से समझते हैं कि मेरी बॉडी का कोई एक लक्षण होगा वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, जीन के द्वारा कंट्रोल होगा। ये बात सबसे पहले उन्होंने बताई प्रभाविता के नियम के अंदर। प्रभाविता के नियम के अंदर 3 पॉइंट बताए थे बेटा। पहला तो ये कि एक लक्षण जीव में जिसके द्वारा नियंत्रित होता है उसे कारक कहते हैं। उन्होंने जीन शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने क्या यूज किया, कारक शब्द यूज किया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि कारक जो है बेटा, कारक जिसको हम जीन बोलते हैं, वह जोड़े में पाया जाता है। यानी ये बोल रहा है जीन जो है वो पेयर में पाया जाता है, और आपको पता है बिल्कुल पाया जाता है, जिसको आज की डेट में हम एलील के नाम से जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है उन्होंने इनडायरेक्टली एलील के बारे में दिया था, उन्हें उस समय आइडिया नहीं था, लेकिन हमें तो आज की डेट में आइडिया है ना। उन्होंने ये कहा कि भाई जीन जो होती है वो पेयर फॉर्म में होती है। हमें पता है कि भाई जीन के जो 2 हाथ होते हैं उसी को मिला के हम पेयर बोलते हैं, और उसे हम एक को हम एलील बोलते हैं, दूसरे को भी एलील बोलते हैं। तो जीन हमेशा पेयर फॉर्म में होती है। ठीक है। तीसरी बात बेटा कि विषम युग्मनजी अवस्था, बेटा विषम युग्मनजी अवस्था जो होती है उसको हम, विषम मतलब दोनों अलग अलग एलील हो, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो विषम युग्मनजी अवस्था में जो लक्षण
अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी, ब्रैकेट में बोले तो डोमिनेंट, प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है उसे अप्रभावी, जिसको हम इंग्लिश में रिसेसिव बोलते हैं, रिसेसिव लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट दिए थे बेटा। पहला पॉइंट उन्होंने दिया था प्रभाविता के नियम के अंतर्गत कि कोई भी लक्षण जो है वो एक कारक से नियंत्रित होता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कि कारक हमेशा जोड़े में पाया जाता है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि जब ये जोड़ा विषम युग्मनजीय अवस्था में हो, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो या एक कैपिटल आर स्मॉल आर हो, उसे हम विषम युग्मनजीय कंडीशन बोलेंगे। तो उस समय सिर्फ एक ही लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करेगा, जिसे हम प्रभावी के नाम से जानेंगे, और जो नहीं करेगा उसे हम अप्रभावी के नाम से जानेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या सर? यहां पीछे आइए, देखिए बेटा, ये एक लक्षण है जो कारक के द्वारा नियंत्रित है, जो मेंडल ने कहा था। ये भी एक लक्षण है जो कारक के द्वारा नियंत्रित है, और कारक जो होता है वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में पाया जाता है। देखो, ठीक है। और जब विषम युग्मनज अवस्था आएगी, विषम है कि नहीं है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो एक ही लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? जिसे आप सर प्रभावी लक्षण बोलोगे। ठीक है, तो उसने ये बोला कि F1 पीढ़ी में एक ही जनक आ रहा है, यहां दोनों जनक के लक्षण यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक ही के दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि विषम युग्मनजीय अवस्था में एक ही लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करेगा। इसीलिए उसको F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण या बीच का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, उसे तो एक ही लक्षण दिखाई दे रहा था। 100% पादप उसे लंबे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लंबा जो लक्षण होता है बेटा वो प्रभावी होता है। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि इस प्रभाविता के नियम के आधार पर उसने 2 बातों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो मैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आप मत लिखना। लॉ ऑफ डोमिनेंसी के आधार पे उसने किन किन बातों को एक्सप्लेन किया? तो बेटा उसने एक्सप्लेन किया 2 बातों को। कौन सी? पहला, उसने कहा कि इसी नियम के कारण मैं ये बता पा रहा हूं कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक प्रदर्शित, एक ही जनक के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जबकि F2 में दोनों प्रदर्शित होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ना, दोनों प्रदर्शित होते हैं। तो ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ये बोल रही है कि इसी नियम से आप बता सकते हो कि F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण क्यों नहीं आ रहे हैं, या बीच का क्यों नहीं आ रहा है, एक ही क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रभाविता का नियम कहता है कि जब भी विषम युग्मनज कंडीशन आएगी, कोई एक ही लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करेगा, और कौन सा करेगा? जो प्रभावी होगा। तो F1 पीढ़ी में आपको एक ही जनक के लक्षण इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो प्रभावी है, अप्रभावी वाला वहां प्रदर्शित नहीं करता। और दूसरी बात इन्होंने समझाई कि F2 पीढ़ी में जो 3:1 रेशियो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इसको समझाया इन्होंने। तो F2 पीढ़ी में 3:1 रेशियो प्राप्त होता है, उसको भी बेटा हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, 3:1 का मतलब क्या है पहले तो वो समझिए। 3 तो बेटा टॉल है और 1 जो है वो डॉर्फ है।
अब 4 टाइप के युग्मनज बने थे, एक तो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहां कोई भी नियम लागू ना हो उसके बावजूद भी ये तो क्या बनेगा सर, ये तो टॉल ही बनेगा। यहां कोई नियम लागू ना हो उसके बावजूद भी ये क्या बनेगा सर, ये तो डॉर्फ ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इनमें तो एलील सेम है। लेकिन बेटा ये और ये दोनों टॉल कब बने? जब यहां कौन सा नियम लागू हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। अगर ये लागू नहीं होता तो फिर बीच वाले करेक्टर आ जाते, फिर रेशियो जो आता वो 1:2:1 आता। एक जो है वो टॉल, 2 जो है वो बीच के, और एक ये जो है ये डॉर्फ। लेकिन ऐसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहां कौन सा नियम लागू हुआ बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इस कारण से ये रेशियो जो है वो 3:1 आया। ठीक है, तो F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो मिलता है। इसको आप किससे एक्सप्लेन कर पा रहे हो सर? लॉ ऑफ डोमिनेंसी से। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो इतनी सी बात तो हमें समझ में आ गई, इतनी सी बात मेनली कि F1 पीढ़ी में हमें एक ही जो है जनक है उसके लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहां प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सर F2 पीढ़ी में ये बोना पादप कैसे आ गया? F2 पीढ़ी के अंदर, अरे क्या हो गया? F2 पीढ़ी के अंदर ये बोना पादप कैसे आ गया? एक सेकेंड, F2 पीढ़ी में ये बोना पादप कैसे आ गया? जबकि जनक में तो कोई बोना पादप था ही नहीं, बोना वाला लक्षण था ही नहीं। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बेटा दूसरा नियम दिया जिसे हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो आइए हम बात करते हैं किसके ऊपर? पृथक्करण के नियम के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं? पृथक्करण। तो दूसरा हमारा जो नियम आता है उसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ये कहता है कि युग्मक निर्माण के समय जीन की दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाती है तथा किसी भी युग्मक को एक समय पर जीन की एक एलील ही प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए बेटा ये एक जीन है ना, ये किसी पादप के अंदर एक जीन है। तो बेटा जब युग्मक का निर्माण होगा ना तो उस समय पृथक्करण का नियम कह रहा है कि उस समय ये जो जीन की दोनों एलीलें ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएगी। कुछ युग्मक ऐसे होंगे जिनको ये वाली एलील मिलेगी और कुछ जो होंगे उनको ये वाली एलील मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक युग्मक को दोनों एलील मिल गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये है पृथक्करण का नियम कि किसी भी जब युग्मक का निर्माण होता है तो किसी भी जीन की जो दोनों एलील है बेटा वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती है, आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती है और किसी एक युग्मक को एक ही एलील मिलेगी। और ये नियम जब वहां लागू हुआ, कहां लागू हुआ सर? ये नियम बेटा F1 पीढ़ी में लागू हुआ होगा, तभी तो F2 पीढ़ी में बोना पादप आ रहा होगा। कैसे? देखिए समझिए, ये मान लीजिए नर वाला पादप था, ये मान लीजिए मादा पादप था। अब यहां पृथक्करण का नियम लागू हुआ तो एक युग्मक ऐसा बन गया, एक युग्मक ऐसा बन गया। यहां पृथक्करण का नियम लागू हुआ तो एक युग्मक ऐसा बन गया, एक युग्मक ऐसा बन गया। अब सर ये नर युग्मक है, हो सकता है इससे निषेचन कर ले, तब कैपिटल टी बनेगा। हो सकता है सर ये वाला नर युग्मक जो है वो इससे निषेचन कर ले,
तब बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये वाला जो नर युग्मक है, हो सकता है सर ये वाला जो नर युग्मक है, ये वाला, अरे अरे अरे, हो सकता है सर ये वाला नर युग्मक जो है वो एक बार इससे निषेचन कर ले, तो मैं बोलूंगा बेटा यहां कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन बेटा अगर ये वाला इससे निषेचन कर लेगा तो यहां पे स्मॉल टी। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब इन दोनों के अंदर पृथक्करण हुआ। अगर पृथक्करण नहीं होता तो दो ही तरह के गैमेट बनते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, और फिर तो पता नहीं कुछ बवाल ही बन जाता। आया ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है, हर जगह पृथक्करण का नियम लागू होता है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? तभी उसे 25% बोने पादप देखने को मिल रहे थे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनिए। क्या सुने सर? कुछ बातें एनसीईआरटी जो बोलती है उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, कौन कौन सी बातें बोलती है? पहली बात कि पृथक्करण के नियम की वजह से, मैं इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल देता हूं सीधा ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कारण युग्मक किसी भी जीन के लिए हमेशा एक एलील वाले ही होते हैं, एक एलील वाले ही होते हैं, या हम ऐसा बोल रहे हैं प्योर होते हैं। इसीलिए इस नियम को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली बात, इस नियम के आधार पे क्या एक्सप्लेन किया? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? तो ध्यान से सुनिए। इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया? इन्होंने दो बातें एक्सप्लेन की। पहली, इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कारण जीन की जो एलील होती है, जीन एलील ब्लेंडिंग नहीं करती है। ब्लेंडिंग का मतलब है बेटा मिक्स नहीं होती है। नहीं होती है, तथा कहां मिक्स नहीं होती है? F1 पीढ़ी में, क्योंकि नहीं होती है, नहीं होती है कहां? F1 पीढ़ी में, क्योंकि आपको पता है बेटा F1 पीढ़ी जो है उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर दोनों मिक्स हो जाती कि भाई तू तेरी तरफ से लंबा ला, मैं मेरी तरफ से बोना लाती हूं, तो बीच वाला आ जाता कि नहीं आ जाता? आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये चुप रही, ये छोटी वाली जो थी ये बिल्कुल चुप रही और बड़ी वाली को बोलने दिया। इसने कहा कि जब मेरा टाइम आएगा, जब मेरी जैसी कोई दूसरी आएगी तब मैं जाके एक्सप्रेस करूंगी। तो F2 पीढ़ी में जब छोटी वाली के साथ छोटी वाली एलील जुड़ी तब जाके ये एक्सप्रेस करती है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कारण जीन एलील जो है वो ब्लेंडिंग नहीं करती, मिक्स नहीं होती है बेटा, और नहीं होती है, अरे अरे मिक्स नहीं होती है कहां? F1 पीढ़ी में। ठीक है, तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया बेटा कि F2 पीढ़ी में जो आपको दोनों तरह के पादप देखने को मिल रहे हैं, लंबे भी और बोने भी, या ऐसा मान ले कि ये जो 25% बोने पादप देखने को मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? सर इसका कारण है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मान लो कथन और कारण वाला सवाल आ जाए, कथन दे दे कि F2 पीढ़ी में आपको 25% बोने पादप, एकल संकर में F2 पीढ़ी में आपको 25% बोने पादप दिखाई देते हैं, और कारण बोल दे कि इसका मुख्य कारण है
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इस बात को आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कारण दोनों एलील जो है जब युग्मक बनते हैं तो अलग हो जाती है, इसी कारण से आपको F2PD में 25% बौने पादप दिखाई देते हैं। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? मेरी बात क्लियर है आपको? जी सर बिल्कुल क्लियर है बेटा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो यहां पर ये वाली बात और यहां पर ये वाली बात। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया बेटा कि मेंडल ने कैसे एक जीन को लेके एकल संकर किया। ठीक है, तो उसके लिए उसने ये वाली बात की होगी। अब हमें तो पता है आज की डेट में कि ये जो पादप F1 पीढ़ी में मिला था ये कैसा दिखाई दे रहा है? सर ये हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी दिखाई दे रहा है। लेकिन बेटा उसे नहीं पता था, उसे तो एलील का आइडिया ही नहीं था ज्यादा कुछ। तो फिर उसने कैसे पता किया कि ये वाला पादप जो F1 पीढ़ी में बन रहा है और ये वाला पादप दोनों अलग अलग है, ये समयुग्मजी टॉल है और ये विषम युग्मजी टॉल है। तो उसने कैसे पता किया? तो बेटा उसके लिए उसने एक टेक्निक निकाली जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो पहले तो आप टेस्ट क्रॉस पढ़ो, उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लो। टेस्ट क्रॉस, बेटा टेस्ट क्रॉस क्या होती है? तो उससे पहले आप एक चार्ट समझो बेटा। मान लीजिए बेटा ये कैपिटल टी है ना, ये जनक है और ये स्मॉल टी ये भी जनक है। दोनों के बीच में हमने संकर करवाया तो पहली पीढ़ी में आपको दिखाई दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये जो F1 पीढ़ी में बना है, इस F1 पीढ़ी में जो ये बना है, अगर इसकी संकर इसकी क्रॉस में इसके साथ करवा दूं तो इसे मैं क्या नाम दूंगा? टेस्ट क्रॉस नाम दूंगा। तो F1 पीढ़ी के पादप की संकर अगर रिसेसिव अप्रभावी जनक से करवा दी जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और बेटा अगर इसकी मैं इसके साथ करवा दूं तो बेटा इसे हम बोलेंगे आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे बेटा? आउट क्रॉस। F1 पीढ़ी के पादप की संकर में प्रभावी जनक से करवा दूं, अप्रभावी से करवा रहा था तो टेस्ट क्रॉस, प्रभावी से करवाऊंगा तो सर प्रभावी से करवाओगे तो आउट क्रॉस बोला जाएगी। और देखो दोनों में ही क्या हो रहा है, F1 पीढ़ी यानी आगे वाली पीढ़ी की क्रॉस पीछे वाली पीढ़ी से करवाई जा रही है, तो इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं हम? बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं बेटा? बैक क्रॉस। तो ध्यान से सुनिए, यहां पे मेनली होता क्या है? बैक क्रॉस होती है। बैक क्रॉस क्या होती है? तो F1 पीढ़ी की क्रॉस जनक के साथ, जनक में बेटा कोई सा भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, वो वाला भी आ सकता है, तो जनक के साथ अगर आप F1 पीढ़ी की क्रॉस करवाओगे तो उसे बैक क्रॉस बोलोगे। अब बेटा ये दो प्रकार की होती है, एक जिसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं और दूसरा जिसको हम आउट क्रॉस बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए दोनों क्या होती है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होती है? F1 पीढ़ी की क्रॉस अगर अप्रभावी रिसेसिव जनक के साथ करवा दी जाए, रिसेसिव जनक के साथ कराई जाए तो उसे आप क्या कहोगे? टेस्ट क्रॉस बोलोगे। लेकिन बेटा F1 पीढ़ी की क्रॉस अगर F1 पीढ़ी की क्रॉस अगर प्रभावी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, प्रभावी जनक के साथ कराई जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस बोलेंगे। अब हमारे काम की क्या है? टेस्ट क्रॉस है।
ठीक है, बाकी हमारे काम की ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे तो बाकी सबको भी पढ़ लिया। अब टेस्ट क्रॉस, मेंडल ने टेस्ट क्रॉस का उपयोग किस लिए किया? तो इसका उपयोग किया जाता है F1 पीढ़ी के जीनोटाइप को पता करने के लिए, जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कैसे किया जाता है? तो यहां ध्यान से सुनिए बेटा। मान लीजिए बेटा, भाई हम करवा क्या रहे हैं? सर हम करवा रहे हैं टेस्ट क्रॉस, जिसमें हमें करना क्या है? जिसमें हमें करना है सर कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 पीढ़ी यही है, इसकी क्रॉस इसके साथ करनी है। ठीक है, अब सर ये जो F1 पीढ़ी का पादप है ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों देखने में तो एक जैसे होंगे। तो ये है या ये है, हमें बस वो पता करना है। तो कैसे पता करते हैं, आइए समझते हैं ध्यान से। देखिए, मान लीजिए ये मैंने एक बॉक्स बना दिया बेटा। ये जो बॉक्स होता है ना, इस बॉक्स को पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। अभी मैं लिखवाऊंगा मैं आपको। इस बॉक्स में एक चीज तो फिक्स है कि मादा के जो युग्मक होंगे, मान लीजिए ये मादा युग्मक, वो फिक्स है। वो क्या है? स्मॉल टी है। ठीक है, और इधर एक और मैं आपको बॉक्स बना देता हूं बेटा, इसमें भी मादा के तो फिक्स है। क्या? स्मॉल टी। ये दो ही युग्मक होंगे, क्योंकि हम अप्रभावी पादप के साथ या अप्रभावी जनक के साथ करवा रहे हैं ना, तो अप्रभावी तो दोनों टी स्मॉल टी वाले होंगे, वही तो होंगे। तो इनके युग्मक तो फिक्स है। अब बेटा मान लीजिए जो F1 पीढ़ी में पादप है वो ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। देखने में तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा? ऐसा होगा तो एक युग्मक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। उस केस में जब आप ये करवाओगे तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको फिनोटाइप रेशियो क्या देखने को मिलेगा? सर मुझे फिनोटाइप रेशियो जो है वो देखने को मिलेगा कि 50% जो है वो बेटा टॉल आएंगे और 50% जो है वो ड्वार्फ आएंगे। देख लो, ये आपको लंबा दिखाई देगा, ये भी आपको लंबा दिखाई देगा, बट ये आपको कैसा दिखाई देगा बेटा? बोना। ये कैसा दिखाई देगा? सर बोना दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन बेटा अगर पादप ऐसा होता तो आइए उसको भी करके देख लेते हैं। पादप ऐसा होता तो उसको भी करके देख लेते हैं। तो इसमें बेटा कैपिटल टी, ये इसके साथ निषेचन करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे पादप कैसे आ रहे हैं बेटा? लंबे आ रहे हैं। ये भी लंबा, ये भी लंबे और ये भी लंबे। तो यहां अगर आप फिनोटाइप रेशियो देखना चाहोगे तो वो 100% कैसा आएगा? टॉल आएगा। तो ध्यान से सुनिए अब मेरी बात। आपको मैंने एक टॉल प्लांट दे दिया, मुझे पता नहीं है कि ये होमोजाइगस समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है। तो मैंने कहा बेटा पता करके ला। तो आपने टेस्ट क्रॉस करवाई तो बीज बने होंगे, बीज को उगाओगे तो आपको आधे तो टॉल मिल गए और आधे डॉर्फ मिल गए। तो जब भी आपको ऐसे 50% टॉल 50% डॉर्फ दिखाई दिए तो आप समझ जाना कि वो पादप कैसा है? सर वो ऐसा है, क्योंकि इसमें ये वाली बात पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट से हमें आइडिया लगाना है। अगर रिजल्ट में सारे के सारे लंबे आ जाते तो तब आप बोलते हैं कि सर वो पादप जो है वो समयुग्मजी लंबा है। और रिजल्ट में 50-50 आया तो अपने आप क्लिक करना चाहिए कि वो ऐसा है, क्योंकि इसी केस में पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम पता करते हैं क्या कि वो जो F1 पीढ़ी का पादप है वो समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है। सम होगा तो रिजल्ट 100% मिलेगा और अगर विषम होगा तो 50% प्रभावी का मिलेगा, 50% अप्रभावी का। सम होगा तो बेटा रिजल्ट 100% किसका मिलेगा? सर प्रभावी का मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दूं। मैंने कहा बेटा कि मेरे पास एक बैंगनी रंग का मटर, बैंगनी रंग पुष्प वाला मटर का पादप है।
इस पादप की मैंने टेस्ट क्रॉस करवाई तो मुझे रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? 50% मेरे को जो प्लांट मिले वो बैंगनी पुष्प वाले मिले और 50% जो पादप मुझे मिले वो सफेद वाले मिले, सफेद पुष्प वाले। तो मुझे आप कमेंट में ये बताओ कि ये बैंगनी रंग का जो पुष्प होगा वो समयुग्मनजी होगा या विषम युग्मनजी होगा, ये बताओ मुझे आप कमेंट में। ठीक है बेटा? ठीक है सर, चलिए ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिए आप बेटा, मैंने मेंडल की क्रॉस से आपको बताया था कि मेंडल ने कैसे क्रॉस की और उसे कैसे पता चला कि ये कैसा है। तो बेटा उसको जब रिजल्ट 50-50 मिला तो उसने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये दोनों तो अलग है, इसमें तो सारे 100% टॉल ही आ रहे हैं, जबकि इसमें 50% टॉल और 50% बोने आ रहे हैं जब मैं टेस्ट क्रॉस कर रहा हूं। तो उसने कहा कि ये फिर सेम नहीं है, ये अलग है, और तभी ये अलग है और ये भी अलग है, तभी इनकी जब एलील अलग अलग हुई होगी तो उनसे अलग अलग युग्मक बने होंगे और तभी मुझे 25% ड्वार्फ मिले होंगे। ठीक है? हम बेटा इसी एक्सपेरिमेंट को आज की स्टाइल में समझते हैं, मॉडर्न स्टाइल में। और बेटा इस मॉडर्न स्टाइल में आप एक स्क्वायर का यूज कर रहे हो, देखो। ठीक है? तो इस स्क्वायर को हम क्या कहते हैं बेटा? पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम कुछ बातें लिख देते हैं और उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पे आएंगे। तो पुनेट स्क्वायर क्या होता है? पुनेट स्क्वायर बेटा इसको दिया था एक ब्रिटेन का, जिसको हम ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश जेनेसिस्ट, एक ब्रिटेन का जेनेसिस्ट था बेटा, जेनेटिक्स के ऊपर काम करने वाला था, जिसका नाम था सी पुनेट। उसने सबसे पहले इसको दिया था। होता क्या है ये? तो बेटा युग्मक से बेटा एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ एक ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंटेशन है जो आपको ये बताता है कि आप हमें युग्मक ला के दो, हम आपको बता देंगे कि कितने टाइप के युग्मनज बनेंगे। ठीक है? तो मैं ऐसा लिखूं कि वह ग्राफिकल तरीका जिससे युग्मक से बनने वाले सभी संभावित युग्मनज का पता लगाया जाए, युग्मनज को ज्ञात किया जा सके। ठीक है? तो बेटा एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये पुनेट स्क्वायर, जिससे आप यहां नर युग्मक और यहां मादा युग्मक लिख दो तो आपको ये सारे जितने भी इनसे बन रहे होंगे ना वो सारे यहां पे लाके बता देगा। ठीक है? उसके बाद बेटा कुछ बेसिक बातें और पता होनी चाहिए जो मैं यहां नोट डाल के बता रहा हूं। पहला कि किसी भी एक लक्षण या मान लो एक जीन है ना, उस एक जीन से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ये तो बहुत आसान है कि सर एक में ये बनेगा और एक ये, दो प्रकार के बनेंगे। लेकिन मैं बोलूं बेटा मान लो मैंने आपको ये दे दिया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल है, इतना बड़ा दे दिया, तब आपके लिए ये आसान नहीं होगा। तो उसको निकालने के लिए कि इससे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो युग्मक प्रकार बराबर 2 की पावर n, और n बराबर क्या होता है? विषम युग्मनजी जोड़े, हेट्रोजाइगस पेयर। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बेटा, यहां कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, बेटा यहां जोड़े कितने हैं? तो एक ही जोड़ा है, तो बेटा यहां n की वैल्यू क्या आएगी? सर 1 आएगी।
n की वैल्यू 1 आएगी तो 2 की पावर जब आप 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो बेटा इससे दो ही प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, देखो एक तो कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी वाला। ऐसे ही बेटा मान लीजिए एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल एस स्मॉल है। अब यहाँ जोड़े कितने हैं विषम युग्म जी? ये जोड़ा तो है लेकिन क्या ये विषम है क्या? नहीं सर, ये है सर, ये है सर, ये है, कितने हैं? 3 है। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? 3 आएगी। तो 2 की पावर जब आप 3 रखोगे तो कितना आएगा? 8। यानी इससे 8 टाइप के युग्मक बनेंगे, ठीक है। ऐसे बेटा मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, वो आप खुद करना, जैसे कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको आप खुद करना बेटा, ठीक है, इसको आप खुद करना। ये था बेटा युग्मक का प्रकार। अब सर यहां पर 2 युग्मक है, यहां 2 युग्मक है, तो युग्मनज कितने बनेंगे इसका कोई आइडिया? तो बेटा इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला है ना। तो युग्मनज कितने प्रकार के बनेंगे? युग्मक तो आ गया, युग्मनज कितने प्रकार के बनेंगे? तो युग्मनज के प्रकार निकालने के लिए बेटा आपको पता है युग्मनज तभी बनता है जब नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है, और नर और मादा युग्मक का निषेचन तभी होगा जब नर पादप होगा और मादा पादप होगा, या नर भाग होगा या मादा भाग। तो नर भाग से कितने प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, मादा भाग से कितने प्रकार के बन रहे हैं, पहले वो निकालो और फिर दोनों को गुणा कर दो। तो इसको निकालने का तरीका है बेटा n1 इंटू n2। n1 क्या है? फर्स्ट पादप से बने युग्मक प्रकार। मान लो पहले वाले पादप ने यहां पे कितने युग्मक बनाए? 2, दूसरे वाले ने भी 2, तो n1 2 हो गया, n2 2 हो गया, 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। n2 कितना है? सेकंड पादप से बनने वाले युग्मक प्रकार। अब कई बार क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये मैं मिटा रहा हूं है ना, ये किसी काम का नहीं है इसलिए इसको मिटा रहा हूं। कई बार क्या होता है बेटा, सर कई बार क्या होता है, जैसा नर पादप है, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, वैसे ही मादा पादप है, तो बेटा इससे n1 जो है मान लीजिए वो कितना आया? n आया, और इससे भी n2 जो आएगा वो भी तो n ही आएगा। तो n को जब n से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर आ जाएगा। तो बहुत सारे टीचर सीधा n स्क्वायर भी लिखा देते हैं, लेकिन ये वाली बात वहां लागू नहीं होती है जब प्लांट दोनों अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए ये सपोज करिए ये कैपिटल आर था, अब ये वाली बात लागू नहीं होगी बेटा, अब ये वाली बात लागू नहीं होती, इसीलिए मैं इस मेथड को अवॉइड करता हूं। ये वाला मेथड सब जगह लागू है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई सही प्लांट ले आओ तो, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर। तो बेटा ये सारी बातें थी एकल संकर के बारे में। क्या क्या बातें थी वापस ध्यान से सुनिए बेटा। ये मेंडल ने किया था, उसके बाद हमने इसको आज के एडवांस तरीके से समझा। ध्यान रखना फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये याद होगा तो आप दुनिया की कोई भी डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, टेट्रा, कोई सी भी हाइब्रिड की क्रॉस हो आप कर लोगे। इसको याद रखना है बेटा, बाकी सारी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको बस इसको अच्छे से याद रखना है बेटा, ठीक है। अगला फिर अपन ने पढ़ा कि एकल संकर के आधार पर उसने 2 नियम दिए थे, एक तो प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, तो ये सारी बातें मैंने बता दी, क्या एक्सप्लेन करता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर पृथक्करण का नियम क्या कहता है, क्या एक्सप्लेन करता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बेटा टेस्ट क्रॉस। तो मेंडल ने टेस्ट क्रॉस इसलिए की थी ताकि उसको F1 पीढ़ी के जो पादप है उसके जीनोटाइप पता चल जाए कि कैसा है वो, सम है, यानी उसकी जो उसने जो जिसको फैक्टर कहा था वो फैक्टर जोड़े में है, तो जोड़ा एक जैसा है या अलग अलग है, उसको पता करने के लिए बेटा उसने टेस्ट क्रॉस की। हम कैसे पता करेंगे, तो दिमाग में एक फंडा क्लियर रखना, रिजल्ट 100% मिल रहा है इसका मतलब सम है, आधा आधा मिल रहा है इसका मतलब विषम है, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद बेटा मैंने आपको पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया, फिर ये 1-2 बातें बताई मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो आपको बताना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, एकल संकर से रिलेटेड। तो मैं यहां स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन प्ले कर रहा हूं, आप उसको सॉल्व करिए। बेटा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है
जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, या इस तरह के क्वेश्चन जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आपको जनरली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन 1 बाय 1 देख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहली बात ध्यान रखना है कि बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आपको क्रॉस करते हुए चलते रहना है ना। तो बोल रहा है किसी शुद्ध लंबे, बेटा शुद्ध शब्द हमेशा किसके लिए आता है सर? शुद्ध शब्द जो है वो हमेशा समयुग्मनजी के लिए आता है। समयुग्मनजी मतलब होमोजाइगस। तो शुद्ध लंबा है, इसका मतलब ऐसा होगा। पादप की क्रॉस बोने से करवाई गई है। बेटा बोना जो है वो विषम है और बोना जो है वो भी सम है। ध्यान रखिए प्रभावी लक्षण जो है वो 2 जगह एक्सप्रेस कर सकता है, सम में भी वो प्रदर्शित होगा और विषम में भी प्रदर्शित होगा। जैसे कैपिटल टी वाला भी लंबा होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी लंबा होगा, यानी प्रभावी सम और विषम दोनों में ही प्रदर्शित हो सकता है। लेकिन बेटा अप्रभावी हमेशा सम कंडीशन में ही प्रदर्शित होगा। तो जब भी कभी अप्रभावी लक्षण दे देना तो बिना सोचे समझे समझ जाना कि वो सम है। इन दोनों की पादप में देखो, किसी शुद्ध लंबे पादप की क्रॉस बोने पादप से कराने पर F1 पीढ़ी में सभी लंबे, इन दोनों की क्रॉस करवाई तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पादप मिलेंगे। ठीक है सर, मुझे पता चल रहा है। फिर बोल रहा है इसका स्वयं निषेचन करवाया, यानी इसी टाइप के प्लांट की क्रॉस इसी टाइप के प्लांट से करवा दी। तो क्या ये आपको एकल संकर जैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। तो F2 पीढ़ी में बोने पादप प्राप्त होंगे। बेटा जब इसको अगर आप क्रॉस करवाओगे, आपने वैसे भी करवा रखा होगा, तो एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और एक आएगा स्मॉल टी। तो कितने % बोने होंगे? तो 25%। ठीक है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा आपको पादप दे रखे हैं, इनके बीच में संकर दे रखी है और उससे 100 पादप बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, जो दे रखा है वो कर लेना है। इस पादप से बेटा कैपिटल टी आएगा, इससे स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी, इससे भी स्मॉल टी। तो कैसे सर? ये कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, अब ये सारे पादप मिला के कितना % है बेटा? 100%। और 100% बराबर कितने पादप आ रहे हैं? 100। ठीक है, यहां पे डेटा आसान दे रखा है लेकिन डेटा को टफ भी किया जा सकता है। लंबे पादप कितने होंगे? तो बेटा ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। कितने % है टोटल का? सर 75%। तो 100 का 75% कितना होता है? तो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता मैथ्स उसके लिए बेटा परसेंटेज अगर आपको दे रखे हैं, नंबर आपको निकालने हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है। x मान लो अननोन नंबर है, टोटल नंबर यहाँ कितने दे रखे हैं? 100। जितने टोटल दे रखे हो वो यहाँ लिखने हैं। चलो पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये कैलकुलेशन भी नहीं आती है। परसेंटेज बराबर x, यानी जो नंबर आपको ज्ञात करने हैं, अपॉन टोटल नंबर इंटू 100। तो इसमें देखो परसेंटेज कितना है सर? 75%। x कितना है बेटा? x कितना है सर? पता करना है। टोटल कितने हैं? 100 है, इंटू 100 में से 100 घटा तो कितना आएगा? 75। इतना, इसका मतलब ये है कि लंबे पादप कितने होंगे? 75। शुद्ध पादप बोला है बेटा। शुद्ध मतलब कौन सा सर? समयुग्मनजी। तो ये शुद्ध है क्या? है सर। ये नहीं है, ये नहीं है और ये है। तो कितना % सर? 50%। और 100 का 50% कितना होता है सर? 50 होता है। बोने पादप बेटा, ये बोना है क्या? नहीं सर। ये बोना है? नहीं। ये नहीं, ये है, ये बोना है। तो कितना %? 25%। 100 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा आंसर? 25। अशुद्ध बोने पादप बेटा, बोना पादप आपको दिख तो रहा है लेकिन क्या ये अशुद्ध है? नहीं सर। अशुद्ध तो यही है और ये बोने नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। बोल रहा है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंसी के बारे में, लॉ ऑफ डोमिनेंसी के बारे में कौन सा असत्य कथन है? ध्यान रखना, सारे कथन आपको सत्य लग सकते हैं लेकिन इसने पूछा है स्पेशली लॉ ऑफ डोमिनेंसी के बारे में कौन सा असत्य है। तो 3 पॉइंट थे लॉ ऑफ डोमिनेंसी में। पहला ये बोल रहा है एलील डिप्लॉयड जीव में जोड़े में पाई जाती है। बिल्कुल सही बोल रहा है। जहां 2n कंडीशन होगी, जैसे 2n कंडीशन का मतलब है एक जोड़े में, यहां पर मतलब समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उस समजात गुणसूत्र में जो है वो एलील हमेशा जोड़े में पाई जाती है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगली बात, एक लक्षण जो है वो एक लक्षण जीन से नियंत्रित होता है।
लॉ ऑफ डोमिनेंसी में ये वाली बात भी बताई गई है, तो ये वाली बात भी सही है। तीसरा ध्यान से सुनिए बेटा, विषम युग्मजीय अवस्था में केवल एक ही जनक के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, तो ये वाली बात भी सही है बेटा। कैपिटल टी स्मॉल टी में बेटा देखो एक ही जनक के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ये भी सही है। एक युग्मक को जीन की एक एलीली प्राप्त होती है, ये वाली बात भी सही है, लेकिन बेटा ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला देखिए, निम्न में से युग्मक नहीं है, कौन सा युग्मक नहीं है? अब सर ये कैसे पता चलेगा? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने पढ़ा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि युग्मक में हमेशा एक जीन की एक ही एलील होगी, तो ढूंढो बेटा। यहां देखो एक जीन की दोनों एलील आ गई, इसका मतलब ये युग्मक नहीं है। यहां देखो इस जीन की ये एक ही एलील है, इस जीन की ये एक ही एलील है, इसकी ये एक ही एलील है, इसकी ये एक ही एलील है, ये है। इसमें देखो ये एक ही है, एक ही है, लेकिन यहां दो आ गई, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहां देखो ए बी सी डी सब अलग अलग है, इसका मतलब ये है। यहां देखो ये एक ही है, एक ही है, एक ही है, लेकिन यहां दो आ गई, इसका मतलब ये नहीं है। बोलो आया कि नहीं आया? पता कर लोगे क्या ऐसे? जी सर पता कर लेंगे। अगला मान लीजिए ये एक सवाल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। देखिए बेटा, जो सवाल में दे रखा है हमें वो करना है। कैपिटल आर की क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो सबसे पहले तो ऐसे क्रॉस करो, इसके दो युग्मक बनेंगे, ऐसे इसके दो बनेंगे। हालांकि बेटा इससे एक ही टाइप के युग्मक बनेंगे, अगर आप ऐसे भी करते हो ना तो भी कोई अंतर नहीं आएगा रिजल्ट में। देखिए इससे तो दो बने, इससे एक ही टाइप का बना, चाहे तो आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे सर? करके दिखाइए। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, जब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ना तो ध्यान से देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और यहां देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए बोल रहा है कि ऐसे टोटल आपको 300 प्लांट देखने को मिले, मतलब ये 100% है और 100% बराबर अभी क्या है सर? वो 300 है। तो डेटा थोड़ा सा टफ दिया है इस बार। टफ तो क्या है मतलब, फिर भी थोड़ा पिछली वाले से टफ है। तो गोलाकार बीज वाले पादप, बेटा गोलाकार बीज वाले पादप, तो क्या ये गोल दिखाई देगा? जी सर। 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 100% गोल दिखाई देंगे। और अगर आप इससे सोल्व करते हो तब भी देखो 100% गोल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आएगा 300। सारे के सारे गोल बीज वाले होंगे, ठीक। दूसरा शुद्ध पादप। अब शुद्ध मतलब जो समयुग्मनजीव हो। देखो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो 50% शुद्ध आ रहे हैं, तो टोटल का 50%, और इससे भी सोल्व करो तो देखो टोटल का 50% आ रहा है, तो दोनों से आंसर कितना आएगा सर? 150 आएगा। झुर्रीदार पादप, बेटा इसमें एक भी झुर्रीदार दिख रहा है क्या? नहीं। और अगर आपने ऐसे सोल्व किया तो इसमें भी एक भी झुर्रीदार नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो ये था पूरा का पूरा बेटा एकल संकर से रिलेटेड। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो आज अपन ने एकल संकर को डिटेल से पढ़ा, अगली क्लास में हम बेटा द्विसंकर को देखेंगे।